Viewers, I am your biology teacher and it's our first class. So in this class I will taught you the topic of endoplasmic reticulum. तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका नाम है। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, एंड प्लाज्मिक जो है प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, हमें पता चल रहा है साइटोप्लाज्म, तो प्लाज्मिक, तो रेटिकुलम मीन नेटवर्क ऑफ किस चीज़ का नेटवर्क, ट्यूब्यूल्स का। ट्यूब्यूल्स का जो नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनसाइड साइटोप्लाज्म में जो ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। इसका डेरिवेशन हम देखेंगे कहाँ से हुआ, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड एंडोज मीन इनसाइड और प्लाज्मिक प्लाज्मा, ये हम देख चुके हैं। प्लाज्मा जो है एक स्मूथी सा आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हमने पढ़ा हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा, और रेटिकुलम तो वही फिर ट्यूब्यूल्स का जो होता है नेटवर्क, सर्टेन ट्यूब्यूल्स का। इस तरह की जो है वो ट्यूब्यूल्स बनी होती हैं सेल के अंदर, ये आप देख सकते हैं इस तरह की ट्यूब्यूल्स बनी होती हैं। बाज़ में राइबोसोम्स साथ अटैच होते हैं और सर्टेन ट्यूब्यूल्स जो है वो बिल्कुल स्मूथ होती है जिनमें राइबोसोम्स कोई अटैच नहीं होता है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कवरी देखेंगे कि इसको डिस्कवर किसने किया है। तो इसको डिस्कवर 2 साइंटिस्ट ने किया है, किथ एंड थॉमसन। किथ आर पॉर्टर एंड थॉमसन ने जो है इसको डिस्कवर किया है कितने में, 1947 में इसको जो है इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया। ये दोनों एक दूसरे कोलिजियस हैं, तो इन दोनों ने इसकी डिस्कवरी की है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और इन्होंने हमें बताया कि सेल के अंदर एक ट्यूब्यूलर जो है नेटवर्क पाया जाता है। इस तरह की ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनमें से बाज़ जो है रफ़ होती हैं जिनके साथ राइबोसोम्स इस तरह से अटैच होते हैं। राइबोसोम्स की प्रेजेंस जो है वो उनकी रफनेस की वजह बनती है, और दस बिकॉज ऑफ दिस वो प्रोटीन में ऐड होते हैं। लेकिन ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे इसको हम तफसील से देखेंगे तो ये पढ़ेंगे। लेकिन बाज़ जो है वो स्मूथ होती है जिनके साथ कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होता, तो वो सेल के डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती हैं। तो इसका जो है इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम एक और नाम भी देते हैं, वो है अर्गोप्लाज्म। अर्गो मीन भी एंडो से मिलता जुलता वर्ड है, इसका मीन भी इनसाइड साइटोप्लाज्म ही बन जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम है अर्गोप्लाज्म, आल्सो कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अर्गोप्लाज्म भी हम कहते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में ट्रांजिशनल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी एग्जांपल में आ सकता है। तो हम इसकी एग्जांपल में ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ले लेते हैं। ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या एग्जांपल में कैसे आ सकते हैं, वो ऐसे कि आपने अगर पढ़ा हो गोल्जी अपरेटस का फंक्शन, तो उसमें आपको पता होगा कि प्रोटीन जब एक्टिवेट होती है तो वो किस प्रोसेस के, पोस्ट ट्रांसलेशनल और मॉडिफिकेशन प्रोसेस के ज़रिए होती है। मॉडिफिकेशन प्रोसेस जो होता है ये प्रोटीन को एक्टिवेट करने का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए प्रोटीन जो है इस प्रोसेस के ज़रिए एक्टिवेट होती है। बहरहाल मैं गोल्जी अपरेटस के जो है अपने उस पर भी एक लेक्चर बनाऊंगी, एक वीडियो, तो आप उधर से देख लीजिएगा। मैं इस प्रोसेस को जो है तफसील से उसमें बताऊँगी। तो इस प्रोसेस की वजह से, इस प्रोसेस के साथ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थोड़ा सा इन्वॉल्व होती है ये, तो इसकी वजह से इसका नाम, इसकी एक एग्जांपल में ट्रांसलेशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ सकता है। और इसकी एग्जांपल बताने का मकसद ये है कि बोर्ड में आप जितना भी लिख लें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेडिंग्स का बहुत होता है, और दूसरा एग्जांपल जो है डायग्राम के साथ, डिफाइन के साथ एग्जांपल का बहुत रोल होता है। तो आप ज़रा ये ऐड कर लीजिएगा। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो मेनली जो इसके फंक्शंस हैं वो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो है प्रोटीन सिंथेसिस का, जो हम इसके फंक्शंस में देखते हैं। तो इसका फर्स्ट फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस का है। इसका सेकंड फंक्शन जो है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म का है, और थर्ड इसका जो फंक्शन है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है, जो इसका, अब ये फंक्शंस, इसकी मेनली जो फंक्शंस हैं वो ये हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके मैक्सिमम बहुत जो फंक्शंस इसके, ये तो मिनिमम हमने देखे हैं,
मिनिमम फंक्शंस, इसके मैक्सिमम फंक्शंस भी बहुत पाए जाते हैं, बट ये हमने मिनिमम फंक्शंस में आपको बताए हैं, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस बहुत कॉमन, इसके फंक्शंस में बहुत कॉमन रोल प्ले करता है, और लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये दोनों फंक्शंस इसके मोस्ट कॉमन फंक्शंस हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप उसको बताएं कि जो इनसाइड साइटोप्लाज्म ट्यूब्यूलर नेटवर्क पाया जाता है उसके मोस्ट कॉमन 2 फंक्शंस हैं, वन इज प्रोटीन सिंथेसिस एंड अदर इज लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसके 2 कॉमन फंक्शंस में आ जाता है। तो अगर आगे हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स हैं, जिनमें फर्स्ट हमारे पास एक आ जाती है RER ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और एक SCR आ जाती है, SCR है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके नामों की वजह भी एक है कि क्यों इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया और क्यों इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया, जस्ट बिकॉज ऑफ ऊपर आपको बता चुकी हूँ, इन राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से इनको ये नाम दिए गए हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक की रफनेस की जो वजह है ना, वो राइबोसोम्स की प्रेजेंस है। किसकी प्रेजेंस है? राइबोसोम्स की। जब राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं तो वो रफनेस याद होती है कि आपने राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर देखा हो, वो कुछ इस तरह से पाया जाता है। ये उसका जो है लार्जर सब यूनिट हो जाता है, और ये उसका जो है ना स्मॉलर सब यूनिट हो जाता है। तो ये बहुत रफ सी जो है शेप होती है राइबोसोम्स की। तो इस रफ सी शेप की वजह से जिस पार्ट के साथ ये अटैच होते हैं उसको जो है हम RER का नाम दे देते हैं, और ये पार्ट जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है, और यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इस टाइप का जो है वो फंक्शन भी बन जाता है। इसका सिर्फ जस्ट एक ही फंक्शन है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। बात करें तो SCR में हमारे पास आ जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस टाइप हैज़ नो राइबोसोम्स, so no involvement in protein synthesis. सो इसकी प्रोटीन सिंथेसिस में कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, कोई इसका अमल दखल नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है नहीं हो रही, इसका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका लेना देना किस चीज़ से है? लिपिड मेटाबॉलिज्म में। लिपिड मेटाबॉलिज्म में इसके साथ अगर हम इसको देखें तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस में क्या आ जाता है? ड्रग्स आ जाते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें हमारे पास आ जाएंगे नाइट्रोजनस फेस। ठीक है, तो इनकी डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि जैसे ड्रग्स वगैरह होंगे, इनको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्जन करने का काम, जैसे अमोनिया को हम कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया जो है हाईली टॉक्सिक होता है, बॉडी के लिए जो है नुकसानदेह होता है, ये हाईली टॉक्सिक होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो इसको हम इसकी लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी से एलिमिनेट करा देते हैं। अच्छा, एक बात है, अमोनिया को हम जो है ये भी हाईली टॉक्सिक होता है, बॉडी से इसको भी एलिमिनेट करते हैं, ये टॉक्सिक होता है, बट अमोनिया के निस्बत लेस टॉक्सिक होता है। एलिमिनेट दोनों को करवाना है, तो हम बॉडी से एलिमिनेट कराने से पहले अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इस कन्वर्जन की जो वजह है ना, वो हमारे पास याद आती है कि अमोनिया की जो है एलिमिनेशन में हमें बहुत वाटर रिक्वायर्ड होता है, और अगर हम वो सारा वाटर इसको एलिमिनेट करवाने में लगा दें बॉडी से, तो हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, जिसको हम डिहाइड्रेशन का नाम दे देंगे, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकती है। इसके लिए इसको इसकी लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि यूरिया जो है अगर इसकी एलिमिनेट कराने में 200 मिलीलीटर वाटर लगेगा तो इसमें 20 लगेगा। कितना फ़र्क आ जाता है। इतने फ़र्क में अगर हम इसको एलिमिनेट इसी फॉर्म में करवाएं तो हमारी बॉडी को बहुत से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, जो कि यूरिया को आउट करवाने में नहीं होता। तो इस वजह से डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पे इसका बहुत मेजर रोल जो प्ले कर रहा है ना, SCR, वो इसका डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस है, जो हमें बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नुकसानात से बचा सकता है। इसके अलावा अगर हम इसका फंक्शन देखें, ट्रांसपोर्ट इन नर्व इम्पल्सिस आ जाता है, इन इम्पल्सिस। तो आगे हम इसकी एग्जाम्पल की हेडिंग देके अगर लिख दें मसल सेल्स, क्योंकि मसल सेल्स कैसे, अब मसल जैसे फॉर एग्जांपल ये एक गोश्त का लोथड़ा है,
ठीक है, हमारे पास ये एक बोन के साथ जो है ना अटैच है। तो अब इसकी जो ये वेन्स इसमें पाई जाएंगी ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होंगी, वो एक दूसरे को जो है मैसेज ट्रांसफ़र कर रही होंगी। ठीक है, तो दूसरी अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो वो आ जाएगा हमारे पास नर्व सेल्स। नर्व सेल्स सब जानते हैं मेजर फॉर्म है नर्व इम्पल्सेस की। हमारी बॉडी में नर्व्स का एक नेटवर्क पाया जाता है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल ये बॉडी लें, एक बॉडी लें, हाँ अगर हम ये, तो इसमें नर्व्स का बहुत एक खुला जिसको कहते हैं नेटवर्क पाया जाएगा। ये देखें, अगर इसमें लें तो इस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सी जो है ना नर्व्स जो हैं वो फैली होंगी इस तरह से। शेप तो सही नहीं बनी क्योंकि लेकिन देखिए मैं आपको समझा रही हूँ जस्ट कि इस तरह से बॉडी में पूरा जो है नर्व्स के गुत्था सा बन के जो है ना फैला होता है, जो इधर ब्रेन से पैगाम रिसीव करता है और आगे पूरी बॉडी में पहुँचाता है। अगर इधर पेन होगी तो वो नर्व्स की वजह से ही ब्रेन को पता चलेगा, ब्रेन उसका मैसेज हमें पता चलेगा और हम उस पेन का जो है फिर कोई इलाज करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं एक नर्व सेल भी आपको बना के दिखा देती हूँ। अगर आप पेपर में मतलब कि डायग्राम्स पे फोकस करेंगे तो आपका बहुत जो है ना आपका नंबर लेने के चांसेस जो आपके बहुत बढ़ जाते हैं। तो अपनी डायग्राम से बहुत मेनली आप कंसंट्रेट करिएगा। ठीक है, ये एक नर्व सेल आपके सामने है। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना ये एक्सन्स, एक पार्ट हमारे पास एक्सन्स होता है। इधर से ये जो नर्व्स निकल रही हैं ना पूरी बॉडी में आगे जाके फैलती हैं और ये पैगाम लेके यहाँ आती हैं। ठीक है, एक मेन सेंटर जो है यहाँ आती है, ये है मेन सेंटर, यहाँ आती है और उसके बाद फिर आगे जो है अदर एक्टिवेशंस होती हैं, वो बात का टॉपिक है एक्टिवेशंस वगैरह का। उसमें जो है रिसेप्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर आ जाता है, कंट्रोल सेंटर, और इसके अलावा हमारे पास इसमें इफेक्टर्स भी आ जाता है। जो रिसेप्टर होता है वो पैगाम रिसीव करता है, कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाता है और इफेक्टर्स फिर आगे एक्शन लेते हैं और उसकी वजह से फिर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी गर्म चीज़ पे अपना हाथ यूँ लेके जाते हैं तो हम फौरी उसको पीछे क्यों कर लेते हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स को पता चलता है, स्टिमुलस क्रिएट होती है एक, वो कंट्रोल सेंटर तक मैसेज कन्वे करती है, फिर वो आगे इफेक्टर्स तक जो है ना मैसेज पहुँचाता है और इफेक्टर्स फौरी हमारा हाथ को पीछे कर लेते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम डायग्राम की तरफ आएँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम की तरफ आएँ तो हमारे पास ये सबसे पहले हम इस तरह से एक गोल दायरा से ड्रा करेंगे। ये वाकई गोल दायरा नहीं है, ये हमने एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्रा की है। इसको अगर हम क्लोजली बनाएंगे तो ये बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर एक बन जाएगा। मैं अभी रफनेस सा बना रही हूँ लेकिन आप उम्मीद है मुझसे बहुत प्यारा बनाएंगे। आई नो मेरी ज़रा ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है बट मैं ट्राई करूँगी कि आप लोग के लिए अच्छा ड्रा किया करूँ ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपने जो है ना ये स्ट्रक्चर्स बना देने हैं। ठीक है, इनको इससे मिला देना है और इस स्ट्रक्चर को इससे जोड़ देना है आपने। ठीक है, इनको एक दूसरे से जोड़ देना है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये डॉट्स शो करा देने हैं। डॉट्स जो हैं वो हमारे पास राइबोसोम्स को शो कर रहे हैं बिकॉज राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक के रीजन में बहुत जो है न्यूमरस नंबर ऑफ राइबोसोम्स पाए जाएंगे। कोई ये एक दो तादाद में नहीं होंगे, न्यूमरस होंगे। कितने होंगे? न्यूमरस राइबोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये यहाँ पे आ गई है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये सारा पार्ट RER का है और ये सारा पार्ट SCR का है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली है, मेन फोकस करिएगा, ये आपको स्पेस नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये कॉर्नर्स पे स्पेस, ये सारी ये स्पेस आपको नज़र आ रही होगी। ये स्पेस जो है ये क्या है? ये स्पेस सिस्टर्नी। ठीक है, ये स्पेस यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, सिस्टर्नल स्पेस है ये, सिस्टर्ना। ठीक है, अब सिस्टर्नल क्या है? ये जो फ्लैटेंड सैक्स है ना ट्यूब्यूल्स के, फ्लैटेंड सैक्स ऑफ ट्यूब्यूल्स, मैं सारा इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग नोट करें, अपने नोट्स बना लें। ऑफ ट्यूब्यूल्स जो हैं वो सिस्टर्नी कहलाते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे समझने वाली जो मेन आगे ना, ये सिस्टर्नल जो वर्ड है ना, सिस्टर्नी, ठीक है, ये क्रिस्टर्नी यहाँ पे जो वर्ड हमारे पास है क्रिस्टर्निया, ठीक है ना, ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ भी यूज़ हो रहा है। इसके बाद हमारे पास आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये वर्ड होगा लेकिन वो होगा क्रिस्टिया। ठीक है, ये और है, ये और है, आपने इसमें जो है डिफरेंस बरकरार रखना है। ये ट्यूब्यूल्स के फ्लैटेंड सैक्स का नाम है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो है इनर मेम्ब्रेन का नाम है जो कि इनर मैट्रिक्स बनाती है। ठीक है, तो आज हमने जो लेक्चर पढ़ा उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा है जिसका मतलब है
साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक पाया जाता है फ्लैटेंड सैक्स ऑफ ट्यूब्यूल्स, ठीक है, वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये मेनली फंक्शंस डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस है। इसकी 2 टाइप्स हैं, SCR एंड RER। तो इसके अलावा इसका सिस्टर्नल स्पेसिस इसके पास होती हैं जो फ्लैटेंड सैक्स ऑफ ट्यूब्यूल्स का नाम है। इसके अलावा हमने इसकी जो है ना देखा है कि HCR डिटॉक्सिफिकेशन में वर्क करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी बॉडी को बहुत हार्मफुल जो है असरात से बचाता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और ज़रूर बताऊँगी। इंशाल्लाह मैं इससे भी बेटर परफॉर्म करने की नेक्स्ट कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।